आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल्स ऑफ क्रेडिट्स बाय आरबीआई। इससे पहले जो हमने आरबीआई पे वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने फंक्शंस ऑफ आरबीआई को समझा था, जिसके अंदर हमने पहले फंक्शंस लिए थे सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस, जिसके अंदर हमने एक पॉइंट रीड किया था, समझा था कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग इंटरनल स्टेबिलिटी ऑफ रुपीज़, मतलब जो देश में करेंसी चल रही है, इंडिया की करेंसी है रुपीज़, उसके प्राइस को स्टेबल रखना। और इसके स्टेबल रखना हमने बताया था कि एक फंक्शन है आरबीआई का, और इस फंक्शन को कैसे अचीव करती है, उसके लिए क्या क्या मेजर्स आरबीआई लेती है, उसको हम इस वीडियो के अंदर आज समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक हो गया कंट्रोल ऑफ क्रेडिट बाय आरबीआई, और ये कैसे करती है। तो इसको हम करने के लिए पहले रीड करेंगे। इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी प्रोसेस इन द इकोनॉमी with a viewpoint of maintaining stability in internal value of currency, RBI control and regulate credit of commercial banks। अब ये जो लाइन है इसके अंदर क्या है, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी। इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, जो देश की करेंसी होती है, मुद्रा होती है, उसकी बाइंग पावर ख़त्म हो जाती है, या ख़त्म नहीं होती है, मतलब कम हो जाती है। जैसे आज हम 100 रुपीज़ में कोई कमोडिटी बाइंग कर पा रहे हैं, वो एक महीने बाद बाइंग नहीं कर पाएंगे। क्यों? इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। हमारे पास तो उतनी क्वांटिटी में मनी है 100 रुपीज़, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ जाती है। तो इस केस में क्या होगा, लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, मनी की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। और डिफ्लेशनरी में बिल्कुल डिमांड कम हो जाती है, लोगों के पास लिक्विडिटी नहीं रहती है कि वो जाके बाइंग कर पाए, लोगों के पास पैसे की कमी हो जाती है। तो इन दोनों केस में, जैसे इन्फ्लेशन में तो आरबीआई क्या करेगी, कॉमर्शियल बैंक में लिक्विडिटी मनी का फ्लो कम कर देगी, और डिफ्लेशनरी में मनी का फ्लो बढ़ा देगी कॉमर्शियल बैंक के थ्रू। ये कैसे करेगी, क्या क्या इसके लिए मेजर्स मेथड आरबीआई लेगी, क्या कंट्रोल करेगी, ये हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। आगे रीड करते हैं। इट प्रोवाइड द प्रीमेबल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 दैट one of the functions of the bank is to control currency and credit. The RBI, like other banks, central banks, controls credit by the following method. अब मेथड को जो भी मेजर्स है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेजर्स, और सेकंड है क्वालिटेटिव कंट्रोल मेजर्स। तो पहले हम लेते हैं, पहला हम ना कंट्रोल, देखो क्रेडिट को क्यों कंट्रोल करते हैं, ये कि हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर नहीं करें तो क्या इम्पैक्ट आएगा। अब इंडिया के अंदर जीडीपी 10% से बढ़ जाए, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंडिया का जो भी प्रोडक्शन है या इनकम या नेशनल इनकम 10% से बढ़ जाए, तो हम क्या कहेंगे, इंडिया की 10% ग्रोथ हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई। लेकिन अगर साथ में इन्फ्लेशन भी 10% बढ़ जाए, अब लोगों की इनकम कितनी बढ़ी है, 100 से 110 हो गई, लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ के 10% बढ़ गई है, तो उनकी परचेसिंग पावर तो बढ़ी नहीं। आज जो एक साल में जो भी नेशनल इनकम में बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज़ हुई है 10% की, लोगों की इनकम 10% बढ़ी है, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण वो बिल्कुल सेट ऑफ हो गई है, जीरो हो गई है। इफेक्टिव तो जीरो रहा, क्योंकि लोगों के पास बाइंग पावर तो बढ़ी नहीं। अब लोगों की अगर 1110 भी इनकम हो गई है, 10% बढ़ के 100 से 1110 हो गई है, लेकिन उनकी बाइंग पावर तो बढ़ी नहीं, उनके रहने का स्तर तो बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी परचेसिंग पावर तो बढ़ी नहीं। इनकम बढ़ने से क्या होगा, वो ज़्यादा कंजम्पशन तो बढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उतना ही बाइंग कर पाएंगे जो एक साल पहले कर रहे थे। तो इफेक्टिव जो ग्रोथ रेट है वो 10% नेशनल इनकम बढ़ने के बाद भी इफेक्टिव ग्रोथ रेट जो है वो जीरो रही। और अब देखो, अगर सिर्फ नेशनल इनकम में सिर्फ 5% की बढ़ोतरी होती है और इन्फ्लेशन बिल्कुल जीरो होता, तो इफेक्टिव ग्रोथ कितनी होती, 5%। अब एक तरफ तो देखो नेशनल इनकम में 10% बढ़ रहा है, तो भी ग्रोथ रेट जीरो हो रही है, इन्फ्लेशन की वजह से सेट ऑफ हो जाती है। अगर इन्फ्लेशन जीरो तो 5% में भी 5% इफेक्टिव ग्रोथ रेट रहती है। तो क्रेडिट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और डिफ्लेशन में भी लोगों के पास परचेसिंग पावर रह नहीं जाती है, तो ऐसे में इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाता है। तो ये दोनों ही जो सिचुएशन है वो इकोनॉमी के लिए डेंजरस है। तो इन दोनों को अवॉइड करती है आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से, और करेंसी की जो प्राइस है उसको स्टेबल रखती है, परचेसिंग पावर को स्टेबल रखती है, जिससे इन्फ्लेशन कम से कम हो और डिफ्लेशनरी जो है वो भी कम से कम हो, उसको भी रिमूव कर सके। तो इन सब कामों के लिए क्रेडिट को कंट्रोल करती है। और उसके लिए पहला हम ले रहे हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स, उसके लिए क्या क्या लेती है इसको हम रीड करते हैं। दीज आर दोज मेजर्स विच डायरेक्टली इंक्रीज और डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ करेंसी इन द कंट्री। तो ये जो क्वांटिटेटिव मेजर्स है इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है किसको,
मनी के फ्लो को, क्वांटिटी को, करेंसी जो भी देश में क्वांटिटी करेंसी है उसको क्वांटिटी को, फ्लो को डायरेक्टली कंट्रोल करती है। इन अदर वर्ड्स, आगे रीड कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट। अंडर दिस वी इंक्लूड द फॉलोइंग मेजर्स। अब डायरेक्टली जो है ना, या तो इन्फ्लेशन के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन कर लेगी, पैसे को खींच लेगी। एक कंट्री से आरबीआई क्या करेगी, इंडिया से इन्फ्लेशन है, लोगों के पास ज़्यादा बाइंग पावर हो रही है तो क्रेडिट को खींच लेगी। और दूसरा इसके अपोजिट क्या होगा, डिफ्लेशनरी, इसके अंदर क्या होगा, एक्सपेंशन, मनी के फ्लो को बढ़ा देगी। तो ये आरबीआई क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर क्या क्या करती है, इसके अंदर पहला हम लेते हैं बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या होती है, बैंक रेट में होती है जिस पे आरबीआई अपने बिल्स का, जो बैंकों को बिल्स जो इशू करता है उसका रीडिस्काउंट करता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बिल्स वगैरह इशू करती है उसका डिस्काउंट करता है, या आरबीआई इशू करती है उसका डिस्काउंट करता है, जिसको फर्स्ट क्लास बिल्स बोलते हैं, या बैंकों के खुद के बिल्स हो उस पर जो डिस्काउंट की रेट होती है ये सारी बैंक रेट होती है। या और बैंक रेट क्या होती है, जिस पे आरबीआई अदर कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, वो भी बैंक रेट होती है। ये दोनों क्या होती है, बैंक रेट होती है। एक तो जो कॉमर्शियल बैंक के जो बिल्स वगैरह होते हैं, फर्स्ट क्लास बिल होते हैं, उनको रीडिस्काउंट करने की रेट हुई, या बैंकिंग को लेंडिंग या लोन ग्रांट करने की जो रेट होती है वो बैंक रेट होती है। अब क्या होता है, अगर जैसे अब हमने सिचुएशन ले ली इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो बैंक क्या करेगी, वो रेट हाई कर देगी। बैंक क्या करेगी, आरबीआई बैंक क्या करेगी, बैंक रेट को रेज कर देगी। उस रेज करने से क्या होगा, अब बैंक ज़्यादा लोन नहीं ले पाएगी। बैंक ज़्यादा लोन नहीं ले पाएगी तो बैंक की लोन कैपेसिटी, आगे भी कॉमर्शियल बैंक की लोन, लोगों को, पीपल्स को, बिजनेसमैन को लोन जो ग्रांट करने की पावर है वो कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, मनी का फ्लो देश से कम हो जाएगा। तो बैंक रेट को बढ़ाने से क्या होता है, बैंक रेट और लिक्विडिटी का रिवर्स रहता है, इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है, इन्वर्स रिलेशनशिप। जैसे ही बैंक रेट हाई होती है, आरबीआई जैसे ही बैंक रेट हाई करती है, कॉमर्शियल बैंकों की जो लोन देने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में बैंक को सहायता मिलती है। सेकंड है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर क्या करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो आरबीआई के थ्रू कुछ अपने बिल्स या डेट, ट्रेजरी बिल्स ये इशू करती है। गवर्नमेंट उसको गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं, ट्रेजरी बिल को क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं। अब उनको क्या होता है, उन पे रेट, और वो सबसे ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट होता था। कॉमर्शियल बैंक क्या होती है कि उन बिल्स को खरीदने के लिए ऑल द टाइम रेडी होती है। ट्रेजरी बिल हुआ या गवर्नमेंट बॉन्ड हुआ, जीरो कूपन बॉन्ड हुआ, ये जो सब सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू इशू करती है, और ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होता है क्योंकि इसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद देती है। तो उन सबको इशू करती है, जिससे क्या कॉमर्शियल बैंक अपना जो पैसा होता है वहाँ इन्वेस्टमेंट कर देता है क्योंकि ये सबसे सेफ होता है। फिर लेकिन इससे होता क्या है, बैंक्स के पास क्या होता है, जैसे ही ट्रेजरी बिल इशू करती है बैंक उनको खरीदती है कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से, तो बैंक की लोन कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है। एक तरीके से लोन कैपेसिटी कंट्रोल होती है, क्रेडिट पे कंट्रोल हो जाता है, बैंक आगे फर्दर लोन पास नहीं कर पाती है, तो देश में करेंसी कम हो जाती है। ये तो सब करती है इन्फ्लेशन के केस में। और डिफ्लेशन के केस में क्या करती है, बैंक क्या होती है, वापस खरीदना शुरू कर देती है। आरबीआई क्या करती है, अपने जो जीरो कूपन बॉन्ड हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल जो भी हुए, ट्रेजरी बॉन्ड जो भी हुआ, ये वापस खरीदना शुरू कर देती है। खरीदना शुरू करती है तो वो क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक को पेमेंट करती है। कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा आता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन की ग्रांट करने लग जाती है। सेकेंड है वेरिएबल रिजर्व रेशियो। अब इसके अंदर क्या होती है कि आरबीआई कुछ है ना, आरबीआई जो कॉमर्शियल बैंक्स का कुछ डिपॉजिट्स का सर्टेन परसेंटेज अपने पास, और सर्टेन परसेंटेज जो होता है वो बैंकों को खुद को अपने पास रिजर्व के रूप में रखना होता है। जिससे क्या हो कि बैंकिंग सेक्टर कभी भी है ना फेल हो जाए कोई बैंक, तो क्या होता है उस रिजर्व से जो बचे हुए रह जाए कस्टमर्स, उनको क्या होता है डिपॉजिट्स को बैंक पेमेंट कर पाए और है ना सेफ्टी बनी रहे। इसके लिए क्या होती है CARR और SLR। CRR तो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, जिसके अंतर्गत बैंक, सारी कॉमर्शियल बैंक को कुछ सर्टेन परसेंटेज, जो क्या लगभग 5% के आसपास होता है, जो अभी कम है क्योंकि अभी मार्केट में लिक्विडिटी की, कोरोना की वजह से लिक्विडिटी की कमी हो गई है, लोगों के पास पैसा कम है। लोग, गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में पैसा है फ्लो बढ़े, जिससे कि इकोनॉमी का जो पहिया है वो वापस से जल्दी से घूमे। इसलिए बैंक अभी लिक्विडिटी आरबीआई बढ़ाना चाहती है। तो अभी क्या है, CRR कम है, तो CRR जो होता है केस रिजर्व रेशियो, वो सारी बैंकों को
आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना होता है। तो वो जो उससे क्या होता है, एक तो ये रखना होता है और एक स्टेचुरी लिक्विड रेशो, ये जो होता है अपनी डिपॉजिट का बैंकों को खुद के पास है हमेशा रखना होता है, मेंटेन करना होता है। ये 15 से 20% के आसपास होता है। तो ये दोनों इस केस में क्या होता है, जब इन्फ्लेशन होती है तो क्या होता है, क्रेडिट को कंट्रोल करना होता है। उस समय क्या होता है कि आरबीआई क्या करती है, इन रिजर्व्स को बढ़ा देती है। बढ़ाने से क्या होता है, बैंकों की लोन कैपेसिटी कम हो जाती है। और जब इससे अपोजिट होती है, जैसे अभी थोड़ा मंदी टाइप हो रहा है कोरोना की वजह से, मार्केट में डिमांड नहीं है, तो बैंक क्या करिए, इनको कम करिए, दोनों रिजर्व को कम करिए। इससे क्या होगा, बैंक के ऊपर बैंक की लोन कैपेसिटी बढ़ जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में पैसा आएगा और इकोनॉमी का पहिया चलने लगेगा। तो वेरिएबल रिजर्व रेशियो से क्या होता है, ये भी एक तरीके से क्वांटिटिव कंट्रोल मेजर है। इससे क्या होता है कि बैंकों की लोन कैपेसिटी बढ़ा सकती है, क्रेडिट की कैपेसिटी बढ़ा सकती है, कम कर सकती है। तो ये भी एक मेजर्स है क्रेडिट कंट्रोल करने का। तो ये तो तीनों जो थे ये थे क्वांटिटेटिव मेजर्स थे। अब हम ले लेते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। अब क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होता है, दीज आर, रीड कर रहे हैं हम, दीज आर दोज मेजर्स विच डू नॉट डायरेक्टली अफेक्ट वॉल्यूम ऑफ करेंसी इन द कंट्री, रादर दे प्रमोट क्वांटिटेटिव मेजर्स। एज अंडर दिस वी इंक्लूड द फॉलोइंग। ये कहते हैं डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन इनडायरेक्टली क्रेडिट को इफेक्ट करता है। तो हम इसको एक एक रीड करते हैं। पहला है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि आरबीआई को पावर होती है कि वो ना जो भी लोन होता है, बैंक जो कमर्शियल बैंक का जो भी डिपॉजिट्स का वो लोन देती है, उसको फर्दर सेक्शन में डिवाइड कर देती है कि इतना एग्रीकल्चर के लिए, इतना हाउसिंग के लिए, इतना बिजनेस के लिए, इतना ऑटो इंडस्ट्रीज के लिए, तो लोन को डिवाइड कर देती है। इस केस में क्या होता है कि जैसे हाउसिंग सेक्टर में, रियल सेक्टर में बहुत तेजी आ रही है, इन्फ्लेशन आ रहा है, तो बैंक क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, उस कोटे का इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। आज 8% है तो करके 11 कर देगी। उससे क्या होगा, उस सेक्टर में पैसा जाना कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास बाइंग कैपेसिटी, अब लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हो जाएगी तो लोग होम लोन लेना अवॉइड करेंगे, और अवॉइड करेंगे तो रियल सेक्टर में जो इन्फ्लेशन आ रही है, जो ज़्यादा पैसा जा रहा है, वो रुक जाएगा। अब ऐसे ऑटो इंडस्ट्री में मंदी आ रही है, उसकी इंटरेस्ट रेट 12% है। अब आरबीआई क्या करे, उस सेक्टर के लिए इंटरेस्ट रेट कम कर दे, तो उस केस में क्या होगा, लोगों को कार खरीदना वगैरह, ऑटो वगैरह जो भी ऑटोमोबाइल्स है, वो प्रोडक्ट खरीदना सस्ता हो जाएगा, क्योंकि उस पर जो इंटरेस्ट रेट थी वो आरबीआई ने कम कर दी है। तो इस सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट को भी कर सकती है, मार्जिन को भी अलग कर सकती है, और इन सब जो प्रोसेस होता है, इससे क्या होता है कि ना मनी का फ्लो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में शिफ्ट कर सकती है। किस सेक्टर में ज़्यादा तेजी आ रही है और इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल कर सकती है और उसका पैसा दूसरे सेक्टर में डाइवर्ट कर सकती है। कोटे को भी चेंज कर सकती है, हाउसिंग लोन के लिए कम कर सकती है, ऑटो के लिए बढ़ा सकती है, ऑटो को कम करके बिजनेस के लिए बढ़ा सकती है, ऐसे कुछ भी मेजर्स कर सकती है। ये क्वालिटेटिव मेजर में आता है, जिसका है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब सेकेंड लेते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है कि है ना, जो भी आरबीआई मार्जिन फिक्स कर सकती है। जैसे अखबार में एड आता है ना, 0% फाइनेंस, ऑन रोड फाइनेंस। 0% फाइनेंस क्या, ऑन रोड फाइनेंस। ऑन रोड फाइनेंस में क्या होता है कि कुछ भी मार्जिन नहीं होता है, जितने का जो कार होती है उतने का उतना पूरा पूरा कागजी कार्रवाई सहित जो शोरूम प्राइस के अलावा जो भी जो इंश्योरेंस का पैसा होता है वो सबको फाइनेंस करती है। तो उसमें तो क्या कोटा बिल्कुल कम कर देती है, सॉरी क्या मार्जिन बिल्कुल रहती नहीं है। 100% मार्जिन, 100% जो होता है वो फाइनेंस होता है, मार्जिन कुछ भी नहीं रखा जाता। अब ऐसा होता है कि ऑटो सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ रही है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, मार्जिन रख देती है कि जो भी कार होगा उसका 70% ये फाइनेंस करना होगा। तो इसमें क्या हो, लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जब पहले ऑन रोड फाइनेंस था तब लोग ज़्यादा ले रहे थे, क्योंकि लोगों को एट प्रेजेंट टाइम पैसा देना ही नहीं पड़ रहा था। अब लोगों को क्या होगा, 70% है तो कागज़ का जो गाड़ी का जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इंश्योरेंस, आरटीओ में रजिस्ट्रेशन है उसका पैसा, प्लस 30% गाड़ी का एक्स शोरूम का पैसा पहले सेफ डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर जाके वो ऑटोमोबाइल्स या कोई ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्ट ले पाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, डिक्रीज होगी नहीं थोड़ी सेल्स, क्योंकि लोन कैपेसिटी कम हो जाएगी। ऑटो सेक्टर में लोन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले डाउन पेमेंट का अरेंजमेंट करना होगा। तो ऐसे क्या मार्जिन का रिक्वायरमेंट होती है, वो कम करके बढ़ा सके, क्रेडिट को कंट्रोल कर सकती है। ये भी एक क्वालिटेटिव इनडायरेक्टली इफेक्ट कर देता है क्रेडिट पे। थर्ड है डायरेक्ट एक्शन। अब आरबीआई को पावर होती है, अगर कोई बैंक से जो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है तो इस केस में क्या होगा, आरबीआई को पावर है कि उसको जाके इंस्पेक्शन करे,
वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, उसके बुक्स अकाउंट्स को रीड करे, अगर कुछ गलत तरीके से लोन दिए जा रहे तो उसका कंट्रोल होती है, उसका मैनेजमेंट आरबीआई खुद अपने हाथों में ले सकती है या अपना ऑफिशियल वहाँ पे अपॉइंट कर देती है। तो इस केस में क्या होता है कि कुछ जो गलत तरीके से लोन वगैरह होता है उसको रोक सकता है। अब फोर्थ पॉइंट है पब्लिसिटी एंड मोरल कंजर्वेशन और एनकरेजमेंट। अब इस केस में क्या होती है कि ये तो इंडिया में तो वैसे तो मोरलिटी पब्लिसिटी ये आरबीआई कम ही काम करती है, बाकी देशों में जापान वगैरह में जहाँ मोरलिटी ग्राउंड बहुत हाई है तो वहाँ पब्लिसिटी से भी अगर बैंक्स अगर ऐसा कह देती है कि ना नहीं हवाला का कारोबार नहीं करना, ये नहीं करना, सारे बैंकिंग सेक्टर्स के थ्रू होने चाहिए ट्रांजेक्शन, तो लोग उसको फॉलो करते हैं। इंडिया में ऐसा कम है, लेकिन बाहर के देशों में ये जो मेजर्स है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। काफ़ी देशों में जहाँ लोगों के मॉरल ग्राउंड बहुत हाई है, तो लोग अपने फ़ायदा नहीं देखते हुए देश के लिए सोचते हैं। तो उस केस में आरबीआई वगैरह भी ऐसे कुछ अपने इनिशिएटिव ले सकती है जिसके अंदर सारे जो जो भी ट्रांजेक्शन हो वो बैंकिंग के थ्रू हो, बैंकिंग सेक्टर के थ्रू हो, जिससे क्या होता है कि सारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आ जाते हैं, बैंकिंग सेक्टर के थ्रू होते हैं। और अगर हम बैंकिंग सेक्टर के थ्रू नहीं कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं या हवाला कारोबार या काला मनी लॉन्ड्रिंग के काम कर रहे हैं तो वो बैंकिंग सेक्टर में नहीं आते। तो अगर आरबीआई पब्लिसिटी करे कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग के काम मत करो, हवाला का कारोबार मत करो, जो भी कारोबार कर रहे हो वो जो भी कारोबार के जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो बैंकिंग सेक्टर के थ्रू होके जाने चाहिए। तो ये ऐसा पब्लिसिटी और ऐसे भी मॉरल प्रिजर्वेशन या एनकरेजमेंट के जो प्रोग्राम आरबीआई चला सकती है उससे भी एक तरीके से क्रेडिट पे कंट्रोल होगा। अगर काला बाजार चलता रहेगी, मनी लॉन्ड्रिंग चलती रहेगी या पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी चलती रहेगी तो क्या होगा, आरबीआई कभी कंट्रोल ही नहीं कर पाएगी लिक्विडिटी को। आरबीआई तो सिर्फ जो बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट कर पाती है, अगर कोई हवाला कारोबार होगा या मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रांजेक्शन होंगे वो तो बैंकिंग सेक्टर में आते ही नहीं है। उस केस में क्या होगा, बाहर लोगों के अंदर पैसा घूमता रहेगा, उसको कभी गवर्नमेंट या आरबीआई कंट्रोल कर ही नहीं पाएगी। तो ऐसे पब्लिसिटी और मॉरल इंकरेजमेंट प्रोग्राम आरबीआई चला सकती है, इनिशिएटिव ले सकती है, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करे कि इसके क्या मतलब इसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं अगर आप ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग के काम करो। तो ये पब्लिसिटी भी आरबीआई करके क्रेडिट को कंट्रोल कर सकती है। लास्ट में आपके असाइनमेंट है, क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट बाय आरबीआई। ठीक है, थैंक यू।